हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स का जो आखिरी टॉपिक है आपके इस फर्स्ट चैप्टर का, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या समझ लिया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में हमने पढ़ा, हमने समझा कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हमने करा, एंड फाइनली जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आती है फिर उसके बाद हम अपना स्टेट्स को क्रिएट करते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर, एंड 14 स्टेट्स इंडिया में क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद किस तरीके से स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। Acceptance of the principle of linguistic state did not mean, however, that all the states immediately became linguistic states. There was an experiment of bilingual Bombay state consisting of Gujarati and Marathi speaking people. ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स का प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं था कि जो उसके बाद जो जितने भी हमने भारत में स्टेट्स बनाए वो सारे के सारे एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के स्टेट थे। मतलब वहां पर क्या था, देर वॉज एन एक्सपेरिमेंट। वहां पर हमने कुछ स्टेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करा। क्या एक्सपेरिमेंट करा कि भारत में जो 14 स्टेट्स हमने क्रिएट करे उसमें से कुछ स्टेट ऐसे थे जहां पर बाइलिंगुअल कम्युनिटीज थी, मतलब जो बाइलिंगुअल स्टेट्स थे। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर जो बॉम्बे स्टेट था ना, जो बॉम्बे स्टेट था उसमें दो भाषा बोलने वाले जो लोग थे एक साथ रहते थे, गुजराती भाषा बोलने वाले और मराठी भाषा बोलने वाले। तो इसको थोड़ा सा मैप में समझते हैं। ठीक है, मैप की तरफ चलते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी। देखो यहाँ पर इसको समझो, ये जो पूरा का पूरा जो रीजन है ना, ये वाला जो पूरा रीजन है, दिस वॉज कॉल्ड एज बॉम्बे स्टेट। इसको क्या बोला जाता था, बॉम्बे स्टेट। याद करो हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा है कि हमने क्या करा है, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन करा, राइट। तो 1956 के आसपास हमने क्या करा, अपने यहाँ पर स्टेट्स क्रिएट करे, लगभग 14 स्टेट्स वर क्रिएटेड। उसी में से जो एक स्टेट क्रिएट होता है वो क्या होता है, ये वाला जो रीजन है, ये बॉम्बे स्टेट क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट करा। बॉम्बे में हमने क्या रखा, हमने दो भाषा बोलने वाली जो कम्युनिटीज थी उन सबको एक ही स्टेट में डाल करके रखा। तो यहाँ पर क्या था, गुजराती भी बोल रहे थे लोग और मराठी भी बोल रहे थे, बट दोनों की दोनों कम्युनिटीज क्या थी, एक ही स्टेट में रहती थी जिसको बोला जाता था बॉम्बे। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होता है, 1960 में यहाँ पर बॉम्बे स्टेट में आवाज उठने लग जाती है। क्या आवाज उठने लग जाती है कि देखो भाई, हमारे यहाँ पर दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो अगर जो एरियाज गुजराती बोलते हैं उनको अलग करो, उसके लिए अलग राज्य बनाओ, और जहाँ पर मराठी बोली जाती है वहां पर क्या करो, वहां पर उसके लिए एक अलग राज्य बनाओ। तो उसके बाद क्या होता है, फाइनली 1960 में ये जो बॉम्बे प्रोविंस होता है, बॉम्बे स्टेट होता है हमारा, उससे क्या हो जाता है, दो स्टेट क्रिएट होते हैं। गुजराती स्पीकिंग एरियाज में एक तरीके से उसको गुजरात बना दिया जाता है, एंड फिर जो मराठी स्पीकिंग एरियाज थे वहां से क्या हो जाता है, उस वाले एरिया को महाराष्ट्र बना दिया जाता है। समझ में आ गया। तो ये हमारा एक तरीके से एक्सपेरिमेंट था कि जब हमने 14 स्टेट्स क्रिएट करे तो ऐसा यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, कुछ बाइलिंगुअल स्टेट्स थे इंडिया में, उन बाइलिंगुअल स्टेट्स को फिर बाद में जब वहां पर आवाज उठने लगी उनको भी क्या करा, लैंग्वेज के बेसिस पर अलग करा। ठीक है, ऐसा ही दूसरा एक बाइलिंगुअल स्टेट क्या था जहां पर दो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती थी, वो था पंजाब। पंजाब में क्या था, हिंदी स्पीकिंग एरियाज भी थे पंजाब में कुछ, और कुछ पंजाबी स्पीकिंग एरियाज भी थे। ठीक है, तो जब 1956 में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया तो क्या किया, केवल एक पंजाब स्टेट था, तो उसमें भी जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे, पंजाबी पूरा का पूरा एरियाज में से, पंजाब में से हिंदी स्पीकिंग एरियाज को अलग नहीं किया गया था। ठीक है, तो हो क्या रहा था, फाइनली इस तरीके से क्या उठने लगी, आवाज उठने लगी। आवाज ये उठने लगी कि देखो भाई, जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज है, मतलब पूरे पंजाबी स्पीकिंग एरियाज का एक अलग स्टेट होना चाहिए, और जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज है ना पंजाब में, उसको अलग करो, उससे एक अलग राज्य बनाओ। तो होता क्या है, स्टेट फॉर पंजाब केम 10 ईयर्स लेटर इन 1966। 1966 में जाकर के क्या होता है कि पंजाब से जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे ना उनको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो हरियाणा का क्रिएशन होता है। किसका क्रिएशन होता है, हरियाणा का क्रिएशन होता है इन द ईयर ऑफ 1966। ठीक है, समझ रहे हो। तो 1966 में हरियाणा का क्रिएशन हो जाता है, और 1971 में जो एरियाज जो पहले पंजाब में आया करते थे और वो हिली एरियाज थे, तो वो हिली एरियाज कहाँ कर दिए जाते हैं, उसको हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया जाता है। 1971 में किसका क्रिएशन होता है, हिमाचल प्रदेश का क्रिएशन होता है। तो इसको भी हम लोग मैप में समझ लेते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये पूरा पंजाब है। ठीक है, राइट, समझ रहे हो। एंड थोड़ा सा ये वाला रीजन भी है पंजाब में, दोबारा से देख लो। तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, ये पूरा का पूरा रीजन पंजाब था। समझ में आ गया। तो इस पंजाबी, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर पंजाबी बोलने वाले लोग भी थे, हिंदी बोलने वाले लोग भी थे, ठीक है, और हरियाणवी बोलने वाले लोग भी थे, राइट, समझ रहे हो।
तो ये वाला पूरा रीजन है। और इसमें साथ साथ में कुछ एरियाज अगर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश में ये जो छोटे छोटे एरियाज थे ना, जो ये वाला जो ब्लू वाला जो रीजन है, ये हिमाचल प्रदेश था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट नहीं था, यूनियन टेरिटरी थी। तो क्या होता है 1966 में जब आवाज़ उठने लगी कि अलग अलग भाषा के लोग पंजाब में रहते हैं, तो फाइनली डिसाइड क्या किया गया, ठीक है भाई, पंजाब में जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं उनके लिए एक अलग राज्य हो जाएगा पंजाब, और जो हरियाणवी स्पीकिंग एरियाज हैं तो उनके लिए क्या कर दिया गया, हरियाणा का क्रिएशन कर दिया गया। तो 1966 में क्या हो जाता है, हरियाणा का क्रिएशन हो जाता है। फिर उसके बाद ये वाला जो रीजन जो पंजाब का जो ये वाला जो रीजन था जो हिमाचल प्रदेश की टेरिटरीज में रहता था, तो इसको क्या कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश वाली जो यूनियन टेरिटरी था उसमें ऐड कर दिया गया। एंड फाइनली 1971 में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश का क्रिएशन हो जाता है। मतलब हिमाचल प्रदेश को एक तरीके से यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, स्टेट बना दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से पंजाब का जो प्रॉब्लम था वो भी हमने यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, अनदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट टुक प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट इन द ईयर ऑफ 1972। तो नॉर्थ ईस्ट में भी क्या होता है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, आसाम का जो इलाका है जहाँ पर आज 7 सिस्टर्स है, एक तरीके से 7 स्टेट्स है इंडिया के, तो वहाँ पर भी रीऑर्गेनाइजेशन होता है 1972 में। मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम इन द ईयर ऑफ 1972। सबसे पहले क्या होता है कि देखो, इससे भी पहले क्या होता है, देखो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। नागालैंड हैड बिकम अ स्टेट मच अर्लियर इन द ईयर ऑफ 1963। सबसे पहले अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सबसे पहला राज्य जो निकल करके आता है वो होता है 1963 में नागालैंड। ठीक है, तो 1963 में ऑलरेडी नागालैंड का क्रिएशन हो चुका है। फिर उसके बाद 1972 में अगर आप देखोगे तो मेघालय का क्रिएशन होता है। सिमिलरली मेघालय के साथ में मणिपुर और त्रिपुरा, इन दोनों को भी एक सेपरेट इनको भी क्या कर दिया जाता है, एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है इन द ईयर ऑफ 1972। मतलब क्या है कि 1972 की बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर 3 अलग अलग राज्य आते हैं, मेघालय, मणिपुर और साथ ही साथ में त्रिपुरा। राइट, साथ ही साथ में क्या है, त्रिपुरा। तो ये तीनों के तीनों राज्य कौन से ईयर में आते हैं, 1972 में। समझ में आ गया। फिर उसके बाद द स्टेट्स ऑफ मिजोरम एंड द अरुणाचल प्रदेश दे केम इनटू बीइंग इन द ईयर ऑफ 1987। फिर उसके बाद क्या आता है, 1987 में जाकर के फाइनली जो मिजोरम है और जो अरुणाचल प्रदेश है इनका एक तरीके से क्या हो जाता है, ये स्टेट्स क्रिएट हो जाते हैं, इनका एग्जिस्टेंस हो जाता है एज अ स्टेट। तो क्या है, ये हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा कि नॉर्थ ईस्ट का भी रीऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टार्टिंग विद द नागालैंड इन द ईयर ऑफ 1963। फिर उसके बाद 1972 में रीऑर्गेनाइजेशन होता है और फिर 1987 में भी 2 स्टेट्स एक तरीके से बनते हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ गया। सो यहाँ पर अब हम समझे, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन उठे कि क्या भारत में जितने भी स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, हैज इट बीन डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, इज इट बीन डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? क्या केवल भाषा के आधार पर ही हमारे यहाँ पर स्टेट्स को क्रिएट किया गया है या कोई और क्राइटेरिया भी है? तो यहाँ पर अब हम इसका जवाब लेंगे। लैंग्वेज डिड नॉट हाउएवर रिमेन द सोल बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। यानी कि भारत में स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, लैंग्वेज सोल बेसिस नहीं रहा है, उसके अलावा भी कुछ रीजंस रही हैं। दूसरे रीजंस कौन है, तो उनको हमें समझना पड़ेगा। In the later years, sub-regions raised the demand for separate states on the basis of separate regional culture और complaints of regional imbalance in development। 2 बड़े अलग रीजन भी रहे हैं हमारे। सबसे पहला रीजन क्या है, सेपरेट रीजनल कल्चर। जब जब लोगों को लगा कि उनका कल्चर जो है जिस स्टेट में वो रहते हैं उनसे कंपैरेटिवली उनका कल्चर अलग है, तो उन्होंने क्या करी, उन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड उठाई। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेवलपमेंट के बेसिस पर। जब उनको लगा कि ये जो बड़ा पूरा का पूरा जो बड़ा स्टेट है जहाँ पर वो आते हैं, उनमें उस पूरे स्टेट में जो उनका रीजन है ना, जो उनका स्पेसिफिक रीजन है, उसमें तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। बाकी पूरे राज्य में डेवलपमेंट हो रही है लेकिन उनके एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो उनको लगा कि ये तो गलत बात है। अगर इस तरीके से वो अपना भी एक अलग राज्य बना लेते हैं तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगी, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगी। सो दीज वर द टू अदर क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर स्टेट्स का क्रिएशन होता है। पहला डिफरेंट रीजनल कल्चर की वजह से और दूसरा क्या है, रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट की वजह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, डेवलपमेंट डिस्पैरिटी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट डिस्पैरिटी, या इसको अनइवन डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। कि अगर एक ही राज्य में
एक ही राज्य में अगर एक रीजन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज भी है, वहाँ के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ गरीबी है, वहाँ पर दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं लोग, एक तरीके से दूसरे शहरों में, दूसरे एरियाज में, दूसरे स्टेट्स में जाने पर मजबूर है क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है। तो ऐसे वाले में, ऐसे रीजन में क्या होगा, वो रीजन बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर अनइवन डेवलपमेंट है, और इसीलिए वो डिमांड करने लग जाते हैं फिर कि हमें एक अलग राज्य बना दो ताकि हमारे यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो सके। समझ में आ रहा है? तो दीज वर द टू एरियाज। 3 सच स्टेट्स जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, दे वर क्रिएटेड इन द ईयर ऑफ 2000। तो 2000 में क्या होता है, 2000 में और 3 नई स्टेट्स का क्रिएशन होता है। मध्य प्रदेश से क्या आता है, मध्य प्रदेश से सेपरेट किया जाता है छत्तीसगढ़ को। सिमिलरली यूपी से क्या होता है, यूपी से उत्तराखंड का क्रिएशन हो जाता है। और सिमिलरली बिहार से क्या होता है, झारखंड का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो ये जो सारे स्टेट्स थे, इन सब का रीजन क्या था, इन सब का रीजन यही था कि भाई देखो यहाँ पर ये लोग, ये सारे स्टेट्स के लोग बोल रहे थे कि इनका कल्चर भी क्या है, अलग है, और साथ ही साथ में ये लोग डेवलपमेंट भी ज़्यादा चाह रहे थे। ठीक है, झारखंड के लोग ये क्लेम कर रहे थे, जो झारखंड का एरिया था पूरे बिहार, क्योंकि इट वाज द पार्ट ऑफ बिहार, तो बिहार में रहते हुए झारखंड के लोग बोल रहे थे कि झारखंड के पास रिसोर्सेज तो इतने सारे हैं लेकिन झारखंड का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो हमें अलग कर दो तो क्या होगा, झारखंड का डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से रीजनल कल्चर में जो डिफरेंसेस थे उसकी वजह से भी एंड डेवलपमेंट की वजह से भी क्या किया गया, डिमांड उठाई गई सेपरेट स्टेट की, एंड 2000 में इन 3 स्टेट्स का क्रिएशन किया गया। सिमिलरली तेलंगाना के बारे में सुना ही होगा आप लोगों ने। तो तेलंगाना क्या होता है, तेलंगाना का क्रिएशन होता है 2014 में। तेलंगाना एज अ स्टेट वॉज क्रिएटेड, किससे क्रिएट होता है, आंध्र प्रदेश से क्रिएट होता है। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना का क्रिएशन होता है इन द ईयर 2014। यहाँ पर भी रीजन क्या है, यहाँ पर भी अगर हम रीजन की बात करेंगे तो रीजन यहाँ पर भी वही नजर आता है, डेवलपमेंट का। रीजन नजर क्या आता है, डेवलपमेंट का, कि तेलंगाना रीजन एक तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं ये लोग फील कर रहे थे, तेलंगाना के लोग, कि आंध्र प्रदेश का जो बाकी एरियाज है वो तो काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन तेलंगाना रीजन अभी भी डेवलपमेंट के मामले में क्या है, काफी पीछे है। तो इसकी वजह से उन्होंने डिमांड करा कि अगर तेलंगाना को एक अलग राज्य बना दिया जाएगा तो तेलंगाना की खुद की सरकार होगी। जब खुद की सरकार होगी तो वो ज्यादा फोकस कर पाएगी इस पूरे रीजन पर, एक तरीके से रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज कर पाएगी, कानूनों का इंप्लीमेंटेशन भी यहाँ पर सही होगा, स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन भी यहाँ पर बेटर हो पाएगा। तो इसीलिए तेलंगाना का क्रिएशन फाइनली 2014 में कर दिया जाता है। ठीक है, सो स्टोरी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक भी खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आज भी रीजन है ऐसे जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। सेपरेट स्टेट की डिमांड आज भी उठ रही है, स्मॉलर स्टेट्स की एक तरीके से डिमांड आज भी कई सारे स्टेट्स में उठ रही है। जैसे महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, देर इज अ डिमांड कि विदर्भ रीजन का एक तरीके से क्रिएशन होना चाहिए, मतलब जो महाराष्ट्र में जो विदर्भ एरिया है, विदर्भ रीजन है, उससे एक अलग स्टेट बनना चाहिए। विदर्भ राज्य की डिमांड उठ रही है, कहाँ से, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी विदर्भ के जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो बाकी शहर है, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, इन सब का तो डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन जो महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए वो लोग भी एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ विदर्भ। सिमिलरली हरित प्रदेश इन वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश है काफी बड़ा स्टेट है ना, तो उसमें जो वेस्टर्न रीजन है यूपी का, जो दिल्ली एनसीआर से एक तरीके से जुड़ा हुआ है, वहां पर वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये एक अलग राज्य बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसका कल्चर भी कंपैरेटिवली अलग है, भाषा भी यहाँ पर अलग बोली जाती है ना। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि जो बाकी सारा जो यूपी है उसके मुकाबले ये हरित प्रदेश को क्या कर दिया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर। यहाँ पर एक तरीके से कोशिश करी जा रही है कि इसको एक अलग राज्य की डिमांड यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है, सिमिलरली नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जो वेस्ट बंगाल में जो नॉर्दर्न रीजन है बंगाल का, वहां पर भी क्या हो रहा है, वहां पर भी डिमांड उठ रही है कि उसको अभी एक अलग स्टेट क्रिएट कर देना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो स्टेट्स हम लोगों ने रीऑर्गेनाइजेशन कब से चालू कर दिया, लगभग आज़ादी के बाद से चालू कर रखा है, एंड ये चीज़ आज भी चलती जा रही है। आज भी नए नए स्टेट्स का क्या है, एक तरीके से क्रिएशन की डिमांड उठ रही है। और क्यों डिमांड उठ रही है, या तो कल्चर अलग होने की वजह से डिमांड उठ रही है आज भी, या फिर डेवलपमेंट डिस्पैरिटी की वजह से आज भी डिमांड उठ रही है। सो दैट इज वाई वी कैन से कि लैंग्वेज ही केवल क्राइटेरिया था इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन करने का, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी आए हैं जो कि किसकी वजह से आए हैं, रीजनल इम्बैलेंस में जो डेवलपमेंट में जो रीजनल इम्बैलेंस था उसकी वजह से भी आए, साथ ही साथ सेपरेट रीजनल कल्चर की वजह से भी आए। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है ये भी हो जाता है कंप्लीट, और इसके साथ साथ में पूरा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर सारा का सारा जितने भी टॉपिक्स थे हमने यहाँ पर कवर कर लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको बिगिन करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।